बाजार बोलते हैं। इसमें एफ आई डी आई के डेटा से शुरुआत करेंगे। एफ आई का डेटा देखिए, अभी 4 दिन पहले ठीक रहा। 4 दिन उन्होंने खरीदारी की करीब 3300 करोड़ रुपए की। उसके बाद परसों के सेशन में बिकवाली की और कल के सेशन में बिकवाली की 1500 करोड़ रुपए की। और कल का सेशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि कल मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे, उनमें गिरावट थोड़ी तेज दिख रही थी। तो ये एक थोड़ी परेशानी है मिड कैप स्मॉल कैप की। जब भी एफ बेचना शुरू करते हैं तो ये सारे शेयर थोड़े परेशान होना शुरू हो जाते हैं। डीआईस ने कल 3661 करोड़ रुपए की बाइंग की है, तो डीआईस का तो सपोर्ट मार्केट को है। नेट में अगर देखोगे तो आप खरीदारी मिली है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन अब देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से कामकाज कर रही हैं। कल अमेरिकन मार्केट किस तरह से ट्रेड हुआ, तो 0.5% बढ़कर बंद हुआ। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है। और ग्रीन मार्क में हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी अच्छे से चल रहे हैं, करीब 100% से लेकर 2% तक। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में जो नाम है, पहले तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस करीब 7.5% ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम आफ्टर रिजल्ट्स करीब 7% ऊपर है, न्यूट्रल सॉफ्टवेयर करीब 5.5% ऊपर, वेलनेट करीब 5% और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 5% ऊपर है। तो ये सभी काउंटर हैं जो कि आज की मार्केट में दम भर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजिंग काउंटर जो हैं उन पे टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत ही वॉलेटाइल शेयर है, करीब 5.25% आज नीचे है। वारी रिन्यूएबल करीब 5% नीचे चला था, लेकिन अब थोड़ा सा पिटा भी है। अपोलो माइक्रो करीब 4% नीचे, साइंट डीएलएम आफ्टर रिजल्ट्स 4% नीचे, मैप माई इंडिया करीब 3.5% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर है जो कि आज के सत्र में परेशान हो रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यही है कि आईएमएफ ने जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है वो बढ़ाए हैं। 6.4% से बढ़ाकर उन्होंने 6.6% किया इस साल के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, फर्स्ट हाफ ऑलरेडी हमारा बीत चुका है। ऐसे में FY26 यानी कि 25-26 के लिए अनुमान बढ़ाना, या हम कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ का नियर फ्यूचर में अनुमान बढ़ाना, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। कैलेंडर ईयर अगर 26 भी देखें तो अगर जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी तो वो भी अच्छा है, तो वो भी हमारे ज्यादा दूर नहीं है। और अगर 2027 के लिए देखेंगे तो 6.2% की ग्रोथ है। रचित भाई, ये बताएं, जीडीपी ग्रोथ का बढ़ाना नियर टर्म के लिए, ये इसको पॉजिटिवली ले या इसमें कुछ अभी भी दाव पेच हैं? आईएमएफ ने सारी चीजें कंसीडर कर ली होंगी। उन्होंने ट्रम्प का टैरिफ या उसका इम्पैक्ट भी पूरी तरह से इवेल्युएट करके डाला होगा ये जीडीपी ग्रोथ अनुमान। ये पूरी तरीके से रीड किया हुआ डेटा है और हम भी देख रहे हैं जिस तरीके से स्टिमुलस गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप देखें, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, आरबीआई की कट हो गई, जीएसटी हो गया, और इंफ्रा स्पेंडिंग्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में अभी और आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। उन्हीं सब पैरामीटर्स पे ये एनालिसिस अगर किया जाए तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है। और चाहे 20 बेसिस पॉइंट ही है, बट रिमार्केबल हो जाता है। और आफ्टर व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द यूएस साइड, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज है और इसको हमें कंसिडर करके रखना चाहिए। मगर बात वहीं पे आ जाती है एक सर की ना, हम अभी कोई भी न्यूज को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डायरेक्शन के लिए ना ले लें। उसके पीछे का कारण सिंपल है। जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं ना अभी, और जो हमारे ट्रम्प साहब की तरफ से चीजें हो रही है, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड वेरी पैसिव और वेरी नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं। और हमारा जो एफआईएस की अभी आपने स्टार्टिंग कमेंट्री में कवरेज किया था, वो भी एक प्रॉब्लम बनी भी है। मतलब लास्ट वीक बहुत बार ऐसा देखा जा रहा था और ऐसा लग रहा था, आकलन लगाने की कोशिश हम कर रहे थे कि एफआईआईज भी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, शायद अब वो एक ट्रेंड रिवर्सल पे आए और बाइंग पोजीशन पे आए। हमने देख लिया क्या सिचुएशन बन रही है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी आपकी इंटैक्ट है, बट उसको चलते एक बोलते हैं ना, डोंट जंप द गन वाली सिचुएशन है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, गुड न्यूज, ट्रेडर हैं, तो थोड़ा सा ठीक से ही देखें चीजें। ठीक है।
रजत भाई, जब भी हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं तो हम अक्सर मानते हैं कि कैपिटल गुड शेयर को उनसे लिंक करते हैं। बहुत सारे बड़े जो सेक्टर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनको जीडीपी से हम लिंक करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की साइड पर जाते हैं तो इस साइड पर सोचते हैं। एल&टी डेज हाई पर चल रहा है, बीएचईएल ने भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। सर, कैसे देख रहे हैं दोनों काउंटर्स को? ये सर देखिए, हम अभी जो बात कर रहे थे कि इंफ्रा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की बातें जो अभी हम देख रहे हैं, उनका जो एक रिमेनिंग पैरामीटर है, उसके चलते ही इंफ्रा स्पेंडिंग का ही पार्ट हो जाता है आपका एल&टी हो गया, बीएचईएल हो गया। और मैं समझता हूं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जरूर आपको एक स्लो एंड स्टेडी अपमूव देखने को मिल सकता है। और इन क्वार्टर्स टू कम जिस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी, आपको इसमें भी एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली अ पॉजिटिव सेंस शुड बी कंसिडर्ड, बट अगेन डोंट जंप द गन और लाइट फुटेड ही रहिएगा। आप देखें एल&टी अभी 3793 चल रहा है। इट इज रिलेटिवली मोर क्लोजर टू द 52 वीक हाई। 2965 52 वीक लो था। और अभी जिस तरीके से पोजिशनड है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, हायर लेवल्स पे, इस पे भी मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशन बना के रखी हुई है तो हायर लेवल पे आपके लिए भी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइजेबल। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रचित भाई, ईवी में ओला से आगे अब हीरो मोटोकॉर्प निकल गई, और ये डेटा 14 अक्टूबर तक की सेल्स का है। ओला के लिए प्रॉब्लम्स रुक नहीं रही है। पहले वो एक समय था जब वो पहले नंबर पर थे, उसके बाद टीवीएस ने बाजी मारी, उसके बाद बजाज भी आ गया। आज बजाज और टीवीएस की लगभग सेल बराबर है। उनकी 10,300 10,250 इस तरह की यूनिट बिक्री है 14 अक्टूबर तक। और हीरो की जो 14 अक्टूबर तक स्कूटर्स की बिक्री है ईवी के, वो 7,258 है। वहीं ओला ने करीब 6335 यूनिट बेची है। हालांकि अभी पूरा मंथ है, स्कोप है, हर कंपनी का अपने एक अलग स्टाइल होता है पूरी मंथ की बिक्री करने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये डेटा बता रहा है कि ओला पिछड़ता जा रहा है, और डेटा हमने केवल सिर्फ हीरो से ही नहीं एक्सपेक्ट किया। अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं कि तीन कंपनियां उससे आगे निकल गई हैं, टीवीएस, बजाज और ईथर। तो ये तीन कंपनियां टॉप 3 में चल रही हैं, जिसमें कि इस समय बजाज नंबर 1 पर है, टीवीएस नंबर 2 पर है, बट टीवीएस और बजाज अगेन बहुत क्लोज कंपटीशन है। बाकी इथर तीसरे नंबर पर। हीरो थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रचित भाई, ये ईवी स्पेस में देखिए, ओला चला ही ईवी की वजह से था। अब उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि 17 तारीख को, यानी कि परसों, हो सकता है कि कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। वो अनाउंसमेंट किस चीज से रिलेटेड होगा? कुछ नए बिजनेस से रिलेटेड होगा, मे बी कि बैटरी जो उन्होंने गीगा फैक्ट्री खोली थी उसको लेकर कुछ नया अपडेट वो दे। अब ये नहीं पता। तो आप बताइए, इन दो तीन शेयर जो टॉप 3 हैं, उनमें क्या करें और ओला में क्या करें? विवेक सर, आप ओला की परेशानी की बात कर रहे हैं और परेशान हो जाता हूं मैं जब भी ओला की बात होती है। और इसके पीछे कारण यह है कि आई हैव ऑलवेज बीन द वे आई हैव बीन। और आपके साथ शो करने में ना एक और टेंशन ये हो जाती है कि क्योंकि नंबर रिसर्च आपका हमेशा से मेरे से ज्यादा स्ट्रांग रहा है, तो आपके सामने मैं बहुत ज्यादा ओला के अगेंस्ट बोलने में कंफर्टेबल भी नहीं रहता हूँ। और 40-42 लेवल्स पे भी मेरी पोजीशन और मेरा जो माइंडसेट था वो शॉर्ट का ही था, एंड वी हैव सीन 69 लेवल्स, 70 लेवल्स ये हिट करता हुआ दिखा है। बट एक रियलिटी ये भी है कि अब जो फिगर्स आ रहे हैं बहुत क्लियरली एक चीज की तरफ टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पेनिट्रेशन हीरो मोटोकॉर्प का है एंटायर कंट्री में, आप चाहे अर्बन इंडिया को देखें, रूरल इंडिया को देखें, टू compete a company like Hero MotoCorp in two wheelers, it is quite difficult for any company। और इनकी जो वेदा करके ब्रांड है, इट इज डूइंग क्वाइट गुड। उसमें कुछ कुछ इन्होंने अच्छे फाइनेंस ऑफर्स भी लेकर आए थे। और एक बेसिक बात होती है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आप अच्छे से दे सकते हैं। ओला में तो हमने ये भी देखा था, पंजाब में उनके शोरूम्स भी बंद हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। ठीक है, वो गीगा फैक्ट्री अनाउंसमेंट और वो सारी चीजें अपने साथ हैं। बट रियलिटी ये है कि टू compete with हीरो मोटोकॉर्प इज नॉट समथिंग दैट दे कैन रियली डू दैट वेल। और हीरो मोटोकॉर्प
क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, डीलर नेटवर्क और फाइनेंस का ऑप्शंस लेके रहते हैं। इनका खुद का एक फाइनेंस की एनबीएफसी भी है, जिससे उसको ये ट्रिगर और कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प में अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। और 4400 से भी हम लॉन्ग ही थे, अभी भी हम लॉन्ग ही हैं। और हीरो मोटोकॉर्प बहुत कंफर्टेबली आपको अभी भी और अपसाइड देता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे एक और चीज है। हम फेस्टिव सीजन तो अब आगाज कर ही चुके हैं और सारी चीजें हो चुकी हैं। हम जब मैरिज सीजन की बात करते हैं, आज भी रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा हमने देखा है मैरिज सीजन में हीरो मोटोकॉर्प के प्रोडक्ट्स ही बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो मैं समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प में अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। जहां तक हम बात कर रहे हैं टीवीएस मोटर की, टीवीएस मोटर की सेल जरूर अच्छी आती हुई दिख रही है। बट टीवीएस मोटर मेरे को थोड़ा सा इन वैल्यूएशंस पे ना अब एक्सपेंसिव लगने लग गया है। लोअर लेवल्स पे जिन्होंने लिया था, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि यहाँ पे आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बट 70 का पी थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। हीरो मोटो का जैसे देखिए आप 22 का पी ही है, और बजाज ऑटो भी 33, तो 70 थोड़ा सा हाई हो जाता है। प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा एडवाइजेबल होगा। बजाज ऑटो अपने आप में एक अलग ही आप देखें मैनेज कर रहा है। जैसे हीरो का आपका जो इंडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बजाज ऑटो अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहा है। बजाज ऑटो में मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे तो आप टारगेट करिए ही करिए। जिस तरीके से यूरोप में एक्विजिशंस हो रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, अफ्रीका में आप देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इज बजाज ऑटो, वहां से भी इनका अच्छा रेवेन्यू आता है और आने वाले समय में बढ़ता ही दिखेगा। मैं समझता हूँ बजाज ऑटो अभी आपको और अपसाइड दिखा सकता है। जिस तरीके से पोजिशन है, 10,600 से 11,000 के लेवल्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो पूरा टू व्हीलर स्पेस पे बात हो गई है कि टू व्हीलर स्पेस में आपको कहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए, कहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जो ओला फैन है, जो उसको सस्ता शेयर समझ के काम करते हैं, बस उनके लिए एक अच्छी खबर बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर ये है कि उम्मीद कर सकते हैं 17 तारीख को कुछ अच्छी खबर आएगी, और बुरी खबर ये है कि वो 5वें नंबर पर फिसल रही है। ठीक है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चांदी की चमक देखिए बरकरार है, और मुंबई के झावेरी बाजार में सिल्वर के ऑर्डर तक अब ज्वेलर्स नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उनको फिजिकल डिलीवरी का खतरा हो रहा है, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी सिल्वर की मिल नहीं रही है। और ये केवल प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि सिल्वर की सप्लाई काफी हद तक कर्टेल हो गई है। सिल्वर पर एमसीएक्स पर जो सिल्वर का प्राइस था वो करीब 1,59,000 और 1,60,000 तक पहुंच गया था पर केजी तक। लेकिन इंडियन बुलियन मार्केट में या प्रीमियम तेजी से बढ़ा, फिजिकल में सिल्वर की कीमत करीब 1,78,000 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है, यानी कि करीब 18 से 19,000 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। फिजिकल मार्केट में सिल्वर की सप्लाई कम है। टर्की, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सप्लाई का क्रंच सिचुएशन चल रहा है। राशिद भाई, अगर गोल्ड सिल्वर ट्रैक करते होंगे तो सुनते जरूर, अगर ट्रैक नहीं भी करते होंगे तो सुनने को तो जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि इस समय कोई स्टॉक मार्केट की नहीं, केवल गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा है। क्या सुन रहे हो और क्या समझ रहे हो उसको सुनकर? दूसरा, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तीसरा, कि हिंदुस्तान जिंक जो कि सिल्वर में काम करती है, थोड़ा बहुत माइनिंग वगैरह का काम करती है, रिफाइनिंग वगैरह का काम करती है, उस पर आपकी राय? देखिए विवेक सर, सबसे कंफर्टेबल अभी जो क्वेश्चन है आपका वो थर्ड वाला ही था, और उसको हम पहले ले लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली अभी एक हमने देखा है रीसेंट टाइम्स में, मतलब अक्टूबर के मंथ में ही आप देखें तो एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिखा है। और 440 445 लेवल से अभी 512 रुपए लेवल्स भी क्लाइम करता हुआ दिखा था। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जिंक अभी एक अच्छे अप ट्रेंड में है और ज्यादा अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं इसमें। अगर नहीं तो कहीं भी ये कूल ऑफ करता है, कहीं भी आपको ऑड से 488 से 494 के रेंज में मिलता है, पोजीशन जरूर बना सकते हैं। जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, सबसे पहला लेवल 534 का आता हुआ दिख रहा है, और 534 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक और नया लेवल ये आपको खोलता हुआ दिखा सकता है, जो कि 572 तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी इसमें और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम। अब देखिए
विवेक सर, वेरी फ्रैंकली बिल्कुल समझ के बाहर हो चुकी है सिचुएशन जिस तरीके से सारी चल रही है। हमने प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखी है, और हमने देखा कि कितनी ऐसी कंपनीज हैं, एएमसीज हैं, जिन्होंने सिल्वर में अभी अपना जो ईटीएफ था वो भी उस पर रोक लगा दी है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जब ऐसा आने लग जाए ना, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे अवे। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर, इस पे मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है, तो मैं बहुत ज्यादा लेवल्स की कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने खरीद रखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग आप इससे जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, क्योंकि अब जो डिस्टॉर्शन आ रहा है ना, इसमें और भी इंटरवेंशन आते हुए दिख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और सारी तरफ से। तो फिर किस तरीके से प्राइस कूल ऑफ कराई जाए, क्या कराया जाए, और जब पता है कि ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे अवे। ठीक है। तो ये आप हिंदुस्तान जिंक पर और चांदी पर किस तरह से आपको सोच रखनी है, वो रचित जी ने बता दी है। अगली खबर बढ़ते हैं। रचित भाई, चूंकि फेस्टिव सीजन है, तो स्विगी जोमेटो पर, या इटर्नल, अब उसका चूंकि नया नाम हो चुका है, तो वहां पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी। स्विगी के ऑर्डर की रफ्तार काफी तेज हो गई है। नवरात्रि की अष्टमी वाले दिन करीब 2,20,000 ऑर्डर मिले उनको, केवल 1 घंटे में, रात को 8 से 9 बजे। और वो ऑर्डर थे व्रत खोलने के बाद जो लोगों ने तरह तरह के आइटम्स मंगाए, उसमें काफी तेजी देखने के लिए मिली। और पिछले साल के मुकाबले देखें तो करीब 11.5% की ऑर्डर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आपको क्या लग रहा है सर, स्विगी जोमेटो अभी फेस्टिव सीजन, मतलब दिवाली अब सर पे खड़ी है, और अभी अगले तो 10 दिन बड़े अच्छे रहते हैं जनरली इन कंपनीज के लिए, क्योंकि ऑर्डर की रफ्तार और तेज हो सकती है। आपको क्या लग रहा है सर, शेयरों पे मूव आ चुका है या अभी आना बाकी है? देखिए विवेक सर, मैं थोड़ा सा वो वैल्यू वाली जो बातें करता हूँ ना, तो स्विगी जोमेटो दोनों ने मुझे बता दिया कि ये जो ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस है तुम्हारा, ये बेकार है। और इसको मैं अब स्विगी जोमेटो में बहुत ज्यादा, क्योंकि सर मैं आपके शो में भी 224 240 लेवल्स से ही स्विगी जोमेटो से निकलने की बातें करता था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है, इसमें विवेक सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप एक और चीज नोटिस करने की चेष्टा करिएगा। हमारे जो नॉर्मल मार्केट्स है ना, मतलब एटलीस्ट मैं आपको जो जो शहरों का मैं एक वाया फोन कॉल चैनल चेक ले पा रहा हूँ, जैसे जयपुर में तो हम रहते ही हैं, उसके अलावा अहमदाबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे ना नॉर्मल मार्केट में फुटफॉल थोड़ा सा अब इस बार कम देखने को मिला है। और आप देखें जिस तरीके से एटर्नल का, आपके जोमेटो का ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस है और स्विगी के इंस्टामार्ट का परफॉर्मेंस है, लोग वहां से बहुत सारी चीजें इस बार खरीदते हुए दिख रहे हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट के भी ऑर्डर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, उनका डेटा हमारे पास आता रहेगा और उसको हम स्टडी करते रहेंगे। और ये जो आप बात बोल रहे हैं फेस्टिव सीजन, डेफिनेटली एक नए रिकॉर्ड सेट करते हुए चीजें दिखनी चाहिए। उसके पीछे जो मैं कारण एक समझ पा रहा हूँ, जो मैं थोड़ी बहुत लोगों से बात किया, एक तो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो गई है, और उसके साथ साथ इनके जो ऑफर्स रहते हैं, मतलब आप कोई भी अगर थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट भी लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5-10 हजार का प्रोडक्ट है, तो आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। आपने वो प्रोडक्ट देख लिया, और ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो नो कॉस्ट ईएमआई है, वो भी एक बेनिफिटिंग फैक्टर है। और उसके चलते मैं समझता हूँ कि आपका जो एटर्नल जोमेटो 352 लेवल्स पे प्लेस्ड है। वैल्यूएशन टर्म से मेरा सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है, बट टेक्निकल्स और जो सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अभी इसमें आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है 376 तक, 384 तक। जैसे जैसे हम ये न्यूज और डेवलप होते हुए देखेंगे, आपको जाता हुआ दिखेगा। सेम इज अ केस विद स्विगी। इसका इंस्टामार्ट भी अब अच्छे से चलने लग गया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको ये भी और 468 से 478 की रेंज में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। तो स्विगी जोमेटो दोनों पर आपको रचित जी का नजरिया मिल गया होगा, और फंडामेंटल न्यूज इनके साथ बनी हुई है। अब कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स देखिए, कल टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स ठीक दिख रहे थे। रेवेन्यू में करीब 5% का जंप, नेट प्रॉफिट में 5% का जंप, एबिट में करीब 15% का जंप था, तो एक्सपेक्टेशन से बेटर ही थे रिजल्ट्स। और
मार्जिन्स में 12.1% के मार्जिन्स देखने के लिए मिले एज कम्पेयर टू 11.1%। तो मार्जिन्स में भी बढ़त थी, लेकिन टीसी वैल्यू और जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं आईटी कंपनीज में, वो शायद उतना कंपनी को नहीं तेज करा पा रहे हैं, क्योंकि आज काउंटर में करीब 1% की गिरावट है। हालांकि कल थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही थी प्री रिजल्ट, लेकिन आज सुस्त पड़ा हुआ शेयर। रचित भाई ये बताएं, अब देखिए 3 लीडिंग कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं, टेक महिंद्रा के आ गए हैं, एचसीएल के आ गए हैं, टीसीएस के आ गए हैं, अब इन्फोसिस के भी आ जाएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर तो क्लियर हो जाएगा कि किस करवट ये बैठा है इस क्वार्टर में, और आउटलुक और जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी आपको ठीक धीरे धीरे सबकी मिल ही रही है। क्या आपका आउटलुक बन रहा है इन सभी चीजों को, डेटास को देखकर, टेक महिंद्रा प्लस आईटी, अदर आईटी? देखिए आईटी एज अ सेक्टर आप देखेंगे विवेक सर नहीं परफॉर्म किया। और जब हमने ट्रम्प के वीजा की न्यूज सुनी थी उसके बाद एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला। और ऑड 34,300 लेवल्स पे कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट देख रहे थे जो कि आना चाहिए था, बट एनी हाउ उसको इसने एक बार ब्रीच किया था। उसके ऊपर जैसे ही मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूँ आईटी अब एक आपका ऐसा सेक्टर हो सकता है जो आपको अपसाइड देता हुआ दिखा सकता है। आईटी में अब अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन लेके चलना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं आपको डेफिनेटली इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टेक महिंद्रा की जब तक हम बात करते हैं, टेक महिंद्रा देखिए रिजल्ट्स वर डिसेंट इनफ, बहुत ज्यादा। क्योंकि एचसीएल टेक में आपने जो रिजल्ट में एआई का एक पैरामीटर देखा, और टीसीएस के रिजल्ट में भी आपने सुना था कि वो अब एआई में एक अच्छा फंड इंफ्यूजन करने वाले हैं। उसके चलते आपने एक मूवमेंट देखा। एचसीएल टेक को मैं सरप्राइज उस तरीके से मूव नहीं किया था कल, आई वाज एक्सपेक्टिंग फर्दर बेटर मूवमेंट्स। बट ठीक है, आईटी उस तरीके से अभी नहीं मूव कर पा रहा है। टेक महिंद्रा ही मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पे ठीक लग रहा है। आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बना सकते हैं, बट एक स्टैगर्ड मैनर में बनाने के लिए एडवाइस करूंगा। क्योंकि हम इसमें देखते हैं कई कबार ना आईटी में सडन मूवमेंट्स आते हैं। 1450 पे आप अराउंड 25 to 30% अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है 1386, उससे नीचे एट द वेरी फेसिफिट जाता हुआ नहीं दिखता। 1386 लेवल्स तक आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और मैं समझता हूं जैसे ही इसमें एक अपमूव चालू होगा, 1540 वुड बी द फर्स्ट लेवल जहां तक ये जाएगा। और मीडियम टर्म में 1636 तक ये जाने का दमखम रखता है। बिल्कुल ठीक है। तो आईटी प्लस टेक महिंद्रा सभी पर आपको आउटलुक मिला, लेकिन एक काउंटर हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं, इसके भी रिजल्ट आए थे साइन डीएलएम के। रेवेन्यू में करीब 20% डाउन था रेवेन्यू, साथ ही अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में करीब 113% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा करीब 1% डाउन था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला करीब 190 बेसिस पॉइंट का। रचित भाई, साइन डीएलएम, क्योंकि देखिए ये जो साइंट है और साइंट डीएलएम है, ये दोनों थोड़ा सा अलग इनके वर्टिकल्स हैं। और साइंट डीएलएम आज 4% नीचे है। रिजल्ट्स में देखिए रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ये शायद मार्केट को पसंद नहीं आ रहा। प्रॉफिट भले ही बढ़ा है, और प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू वाई वाई दोनों बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट पसंद नहीं आए। कैसे देखें सर इस काउंटर को? देखिए सर, रेवेन्यू एक कंसर्निंग फैक्टर है। मतलब डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं मगर रेवेन्यू नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट देता है। और यही चीज मैं समझता हूँ बाजार को बहुत अच्छी नहीं लग रही है फॉर द टाइम बीइंग। अभी ये और आपको फर्दर डाउनसाइड लेता हुआ दिख सकता है। साइन डीएलएम में मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये 416 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। फॉर द टाइम बीइंग इसको एक बार अपना मूवमेंट कंप्लीट करने दें, उसके बाद आगे देखेंगे किस तरीके से ये मूव करता है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे रहेगा हमारा सजेशन इसमें। थायरोकेयर, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। 22% रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट में 81% का जंप, एबिटा में 48% का जंप, 48 करोड़ से बढ़कर एबिटा करीब 71 करोड़ आया है। और अगर हम देखेंगे कि मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, 27.2% से बढ़कर मार्जिन्स 33% आ गए हैं। तो ये बहुत कम कंपनीज में होते हैं कि एबिटा मार्जिन्स 30% के ऊपर हों, और वो भी सर्विस वाले बिजनेस में। रशीद भाई, 33% के मार्जिन सब
आ गए हैं थायरोकेयर के, और आज काउंटर भी अच्छा मूव कर रहा है, करीब 2.5% ऊपर है। हालांकि इसने जो आज मूव दिया है वो बड़ा एक्सेप्शनल है। आप इसका ओपन हाई लो देखिए, अभी काउंटर लो से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ओपन देखोगे तो आपको दिखेगा 1450 और हाई दिखेगा 1474, और अभी चल रहा है 1294। सर आप मूव वॉलेटिलिटी देखिए कितनी है, 2.5% ऊपर है काउंटर वाले। आ, ये ओपन देखिए, आप चार्ट पर भी देख सकते हैं कि खुला, बस उसी समय इसने अपना हाई बनाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग। इतने अच्छे नतीजों के बाद स्ट्रीट को क्या चाहिए था थायरोकेयर से, जो कि 2.5% ही ऊपर है केवल। देखिए नतीजे अच्छे थे और इसमें ना वेग सर जब आप बोल रहे थे मैं इसका चार्ट उसी तरीके से देख रहा था और तो मैं सरप्राइज ये जिस तरीके से बिहेव किया है ना ऐसा कहीं ना कहीं क्योंकि वॉल्यूम भी आप देखेंगे ना आज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम के साथ ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा हमें देखना होगा ये एग्जैक्टली कहाँ जाके सेटल होता है क्योंकि इतने वॉल्यूम के साथ अगर आप ये मूवमेंट देख रहे हैं ना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग का ये मूव है और ये प्रॉफिट टेकिंग का जो मूव है ये अभी इसको और फर्दर डाउनसाइड पे लेके जा सकता है। आप देखें एक अच्छा गैप अप था और उसको अच्छे से इन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग में यूज किया है। अभी थोड़ा सा और डाउनसाइड कहीं ना कहीं 1210 रुपए के आसपास ये सेटल होता हुआ दिखता है। वहां पे आप देखें अगर ये स्टेबल होता हुआ दिखता है तो अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जिनके पास है उनको मैं यही कहूंगा अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आता हुआ दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा संभल के रहें और लोअर लेवल्स पे ही कुछ सीख करें यहाँ पे अभी नहीं। आज काफी नतीजे हैं, उसमें एक्सिस बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट, हमने शो की शुरुआत में भी बात कही थी कि एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे। प्रॉफिट में डिक्लाइन आने की बातें हो रही हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, इसलिए एक्सिस बैंक पर रचित भाई ये बताएं आपका व्यू क्या है, किस तरह से आप नतीजों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज देखिए इन सभी कंपनीज के नतीजे हैं, एंजल वन, एचडीएफसी एमसी, एमआरपीएल, एलएनटी फाइनेंस, आईआरएफसी, नेटवर्क 18, एचडीबी फाइनेंशियल, बहुत सारी कंपनीज के आज जो अक्सर हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियोज में हैं उनके नतीजे हैं आज। तो आज काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा आपको नतीजों के हिसाब से, और आपको नजर रखनी होगी। लेकिन एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर का डिसाइसिव इंडिकेटर, सर कैसे देखेंगे। देखिए विक सर मैं समझता हूँ एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आपको कोई ठीक दिखने चाहिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं आपको जाना चाहिए। दो हमने जो नंबर्स देखे थे अभी जो अपडेट्स आए थे बिजनेस अपडेट्स आए थे वो सारे ही बैंक्स के अच्छे थे और कहीं ना कहीं सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है। बट क्या कोई बहुत ही आपको अमेजिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं नहीं समझता। बट हाँ इन क्वार्टर्स टू कम आप देखेंगे ना तो आपको नंबर्स थोड़े से बेटर आते हुए दिख सकते हैं। उस गुंजाइश में अगर आप इसमें पोजीशन अपनी बरकरार रखना चाहें तो रखें। ये जो नंबर्स हैं ये अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के बराबर भी आते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 1194 लेवल्स पे जाके स्टॉक में आपको हल्की सी थकावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा कोई अमेजिंग मूवमेंट होगा मैं नहीं समझता। एंजल वन में आपको थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करना होगा और इसके पीछे का कारण जो अभी हम नंबर्स देख रहे हैं जो आई एम प्रीटी श्योर विक सर आपने भी देखे होंगे अभी मंथली बेसिस पे जो हम रिटेल एट्रिशन देख रहे हैं क्लाइंट्स का उसमें एंजल वन भी है जिनका एक वो नंबर रहा है। एंजल वन में थोड़ा सा हम संभल के रहें दूर रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एल एन डी फाइनेंस में आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड नंबर्स कमिंग इन। तो एल एन डी फाइनेंस का अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट एक्सिस बैंक से ज्यादा उम्मीदें नहीं एक नॉर्मल मूवमेंट और एंजल वन से दूरी। ठीक है, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पीएसजी कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल गुड सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। प्रदीप जी ये बताएं इंडेक्स पर आपका स्टडी क्या बोल रही है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज एक अच्छा मूव हमें मिल गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी खास तौर से बोलूंगा, क्योंकि अभी मेरी रचित भाई से एक्सिस बैंक को लेकर भी बात हो रही थी, नतीजों को लेकर। क्या लग रहा है सर आपको।
देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 में एक सपोर्ट है सर। तो 25,000 ब्रेक नहीं हुआ है अभी का। तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 25,450। पॉजिटिव हूँ, लंबे व्यू के लिए भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म बार बार एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ओवरऑल वो वॉलेटिलिटी भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो फाइनल इंटरप्रिटेशन इस मैं पॉजिटिव हूँ। और जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग करने का ही सलाह रहेगा। और बैंक निफ्टी को भी मुझे लगता है कि कॉल टाइम हाई, निफ्टी को भी मुझे लगता है कि कॉल टाइम हाई ऑन द वे है। और जो कि मैं बहुत टाइम से ही बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि 25,000 के ऊपर एटलीस्ट हो गया है, एक हफ्ता सस्टेन हो रहा है। 25,000 को ब्रेक नहीं किया है। सो ये तो पॉजिटिव एक सेंटीमेंट है। तो 450 में एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा हमको और भी हायर प्राइस देखने को मिल सकता है जी। ठीक है। आज कुछ रिजल्ट्स हैं प्रदीप भाई, रचित जी भी से मैं बात कर ही रहा था, एंजल वन, एचडीएफसी, एएमसी। आप इनके चार्ट देख के बताइए कि सर कैसे लग रहे हैं, और उसके बाद मैं फंडामेंटल व्यू रचित भाई से भी लूंगा। एंजल वन और क्या क्या बताया सर आपने नाम? एचडीएफसी, एएमसी और एंजल वन। ओके, देखिए एंजल वन बेसिकली अभी 2,404 के आसपास के चल रहा है। रिसेंटली बहुत चल चुका है दो एक दिन में। अब दो एक दिन में हम्म। इसलिए चल चुका है, और बीएसई भी चला है, एमसीएक्स भी अभी भी भाग रहा है। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 2320 2330 तक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको व्यू रखना है पॉजिटिव ही। एंजल वन को लेके मैं पहले भी पॉजिटिव था, बीच में थोड़ा बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया था, लेकिन अभी ये टारगेट देखा जाए तो मुझे लगता है कि 2750 2800 बहुत शॉर्ट टर्म में आपको आता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट 2-3 दिन से रैली चल रहा है, इसके लिए एक हेल्दी करेक्शन आना है। वो हेल्दी करेक्शन मुझे लगता है कि एक बार आपको 2320 2330 के आसपास आपको एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। बाकी अभी जिनके पास पोजीशन है, आप चाहो तो बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मोटा मोटा सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास 4-5 महीने का भी व्यू है, 2800 एंड अबव जाने के लिए रेडी है। एचडीएफसी एएमसी ऑलरेडी शॉर्ट टर्म करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे और ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। एक बार 5,900 शॉर्ट टर्म मतलब नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन एक हफ्ते का टारगेट है। मुझे लगता है कि 5,900 क्रॉस करने के बाद आपको 4 से 5 महीने का टारगेट होगा 6,450। एंड उसके बाद 6,800 करेंट जोन से 1,000 पॉइंट का रैली पॉसिबल होगा जी। ठीक है। रशिद भाई, आपसे आखिरी सवाल, ये एचडीएफसी, एएमसी और जो एंजल वन है, देखिए थोड़े से निश सेगमेंट है, ज्यादा इनमें कंपनियां, मतलब ऑर्गेनाइज प्लेयर तो बहुत हैं और लिस्टेड कंपनियां थोड़ी कम है जिन पर लोग अक्सर दाव खेलते हैं। दोनों एफ एंड ओ के स्टॉक हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, एंजल वन और एचडीएफसी, एएमसी, इन पर आपकी राय फंडामेंटली। देखिए विक सर, एंजल वन के लिए अभी मैं आपको बता ही रहा था, जिस तरीके से एक रिटेल क्लाइंट एट्रिशन चल रहा है, और जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को रेंज बाउंड रहने की, और मार्केट में जो जिलेटर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी रिटेल पोर्शन जो है उसको स्क्यूड ही रखने की मैं एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ आने वाले एटलीस्ट एक क्वार्टर। और एंजल वन से तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि दूरी बना के रखना ही ज्यादा एडवाइजेबल होगा। अगर आपको मार्केट इंफ्रा स्टॉक से चाहिए, सो वी हैव बेटर परफॉर्मर्स, लाइक अभी जो हम बात भी कर रहे थे, बीएससी हो गया, कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, द बिग द कोर्स, उन पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एचडीएफसी एएमसी पे अगर हम देखें, हम एएमसी बिजनेस में भी देख रहे हैं थोड़ा अट्रिशन है, बट वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनके नंबर्स में आपको वो कुछ आता हुआ भी दिखेगा। जिस तरीके से एचडीएफसी एएमसी आप देखें, जुलाई से मूवमेंट अभी एक रेंज में करता हुआ दिख रहा है। अभी आपको फर्दर इसमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, द रिजल्ट कैन बी अ ट्रिगर। तो डेफिनेटली एक अपसाइड के लिए ये तैयारी बिल्कुल करके बैठा हुआ है, और मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से पोजिशन है, 5960 तक का मूवमेंट आपको बहुत कंफर्टेबली ये दिखाने का दमखम रखता है। ठीक। रचित भाई, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रदीप भाई, आगे बढ़ता हूं मैं। दो तीन चार्ट्स और देखिए सर। एक एल&टी फाइनेंस, इसमें हमारे काफी दर्शक सवाल पूछते हैं, इसके आज रिजल्ट्स भी हैं। एक आईआरएफसी, रेलवे से जुड़ी कंपनी है, इसके भी रिजल्ट्स हैं। इन दोनों के चार्ट देखिए, फिर मैं और दो तीन आपको शेयर बताता हूँ जिनके आज रिजल्ट्स हैं।
देखिए एल&टी फाइनेंस में हम लगातार देख रहे हैं कि हायर हाई क्लोजिंग आ रहा है, मंथली चार्ट बहुत पॉजिटिव है। जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 213 215 के आसपास, 213 215 से नॉन स्टॉप भाग के 270 हो गया। मुझे लगता है कि ये जो रैली है कंटिन्यू होने वाला है। 278 280 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि ये जो लास्ट 2 महीने से लगातार भाग रहा है, एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 290 तक तो इजीली पॉसिबल होगा जाने का। 290 300 तक भाग जाएगा, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी आना है। उस प्रॉफिट बुकिंग को मुझे लगता है कि 245 250 तक पॉसिबल होगा। तब जाके आपको एकुमुलेशन करना चाहिए, फ्रेश बाई करना चाहिए। अभी अगर आप बाई करते हो तो इसमें थ्रेड बहुत है, रिस्क बहुत है, क्योंकि स्टॉक नॉन स्टॉप भाग रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि अबव 300 मैं देख रहा हूँ। इसके लिए और 1 से 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन ओवरऑल इस जोन पे लेना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए आप लीजिए, थोड़ा बहुत इसको सस्ता होना दीजिए और थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। और एक स्टॉक आपने बताया, स्टॉक का नाम है IRFC, राइट? IRFC अभी IRFC 126 127 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 109 एंड 105 के अराउंड। 105 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए वीकली चार्ट में अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। मैं यही एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि जो बजट है, बजट से पहले पहले एक बार पर्टिकुलर पूरे स्पेस में एक रैली आना पॉसिबल होगा। सो एक बार उस रैली में आपको 148 156 एंड अबव आते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया है, 200 के ऊपर भी था, बहुत सारे लोगों का होल्डिंग है 175 180 के आसपास। उनके लिए मैं बोलूंगा अगर कोई भी होल्ड कर रहा है अभी भी, तो आपको होल्ड करना चाहिए। 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी। एक और चीज जो कि हमारे मनी नाइन प्राइम मेंबर्स के लिए है, वो है 15 अक्टूबर, यानी कि आज दोपहर 2 बजे से एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, जो कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है, तो आप इसको देखना ना भूलें। और मनी नाइन प्राइम मेंबर्स के लिए शो है, तो ये आप अपने क्वेश्चन, जो प्राइम मेंबर हैं हमारे, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस शो को देखना ना भूलें और ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा 2 बजे के आसपास से। और ये शो खास आप ही लोगों के लिए, जो लोग अपने सवाल लेकर बैठे हुए हैं। पूनम रूंगटा जी होंगे हमारे साथ, जो कि बताएंगे आपके स्टॉक हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ ये सवाल, और आप अपने सवाल पूछना ना भूलें। तो आप 2 बजे इस शो का जरूर पार्ट बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, MRPL और HDB फाइनेंशियल, इन दोनों पर आपकी राय सर? HDB फिनंशियल्स अभी ऑलमोस्ट 739 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि सर अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए, और सेम स्ट्रैटेजी मेरा है इसमें, IPO हाई स्ट्रैटेजी। और IPO हाई लगाने के बाद धीरे धीरे अभी नीचे आ रहा है। रिसेंटली एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 755 760 के अराउंड, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट पैटर्न बिल्ड हुआ है ना सर, अभी यहाँ पे किसी को मुझे लगता है कि एंट्री नहीं लेना चाहिए, बहुत रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी भी 1 से 2 महीना देना चाहिए, इसका बेस एटलीस्ट बन जाए, उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए। जिनके पास है, एक फ्रेश स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा 730 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको वेट नहीं करना, आपको स्टॉक से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और स्टॉक जब 810 ब्रेक कर रहा था, तब से मैं स्टॉक्स में न्यू बाई कॉल कभी नहीं दिया। 810 जब से ब्रेक किया, तो अभी भी मैं फ्रेश बाई कॉल नहीं देना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि चार्ट इसका बहुत ही खराब है सर। और एक स्टॉक का आपने नाम लिया है, ओके, HDB अभी फाइनेंशियल, 141 के आसपास। यस, वन HDB फोर्टी वन के फाइनेंशियल, आसपास का प्राइस है। MRPL, हाँ जी, हाँ जी, ओके, 141 के आसपास का प्राइस MRPL। है, और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया था वो 120 के आसपास से, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है 148 149 के आसपास। सो 149 अगर ब्रेक नहीं हो पाता है ना, तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ऊपर जाना। 149, मोटा मोटा 150 वो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। देन एक बार हमको 220 से लेके 230 का भाव आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 118, 118 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी। जी, ठीक है सर। तो ये कुछ एक आज रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक और रिजल्ट रह गया प्रदीप भाई, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। नेटवर्क 18, फटाफट से इसको और देख के बता दीजिए कि नेटवर्क 18 में क्या चार्ट बन रहा है।
देखिए नेटवर्क 18 बहुत टाइम से ही हमने देखा मीडिया, जितने भी सैटेलाइट मीडिया चैनल है वहाँ पे जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना था, और वो अभी भी सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा फ्यूचर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जनरेशन बदल चुका है। अब बहुत वॉलेटाइल भी रहा है। आप देखेंगे 23 में भी 54 से चला गया था 134, अगेन 134 से नीचे आ चुका है। और इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा अभी के लिए। जिनके पास पोजीशन है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ऐसा व्यू किसी को भी है कि नहीं मुझे रहना ही है, तो फिर 41 42 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अदरवाइज मैं फ्रेश एंट्री करने के लिए नहीं बताऊंगा। अगर कल को अच्छा रिजल्ट आता है और यह से 20% भी भागता है, फिर भी मैं अवॉइड करने का सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न पास्ट में भी रहा है, मुझे लगता है कि, और मैं कभी भी रिकमेंड करता नहीं हूँ नेटवर्क 18 को, क्योंकि इसमें बहुत वॉलेटाइल रहता है और पैसा डुबाया है लोगों का बहुत। तो ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि विवेक सर आपका भी एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री में हो, तो आप तो जानते ही हो कि मीडिया स्टॉक्स का भी सिचुएशन कैसा है।